Hello student, I'm Professor Sagar Mohite. Today we are going to start new topic marginal costing. ओके आपको तो ऑलरेडी पता है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है. मार्जिनल कॉस्टिंग मीन्स एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट. ओके जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन रहती है. जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और जब प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी. ओके ये डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है. मतलब ये एक्चुअली पर यूनिट में सेम रहती है. ओके टोटल हमारी इंक्रीज डिक्रीज होती है. जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो टोटल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी और जब हमारा प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो हमारी टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन पर यूनिट में सेम रहती है. ओके तो मैक्सिमम जो डिसीजन रहता है ना मार्जिनल कॉस्टिंग, ये जो है ना टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है. ओके मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्ट. ओके ये टेक्निक यूज कर कर हम वेरियस एक्चुअली डिसीजन लेते हैं. ओके डिसीजन मेकिंग के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स यूज करते हैं. ओके ये मार्जिनल कॉस्टिंग है, ये मेथड नहीं है. ओके मार्जिनल कॉस्टिंग ये मेथड नहीं है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है. ये मार्जिनल कॉस्टिंग ये मेथड नहीं है, ये टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है. ओके मेथड डिफरेंट रहते हैं एक्चुअली. मेथड you will find the job costing, process costing, contract costing, operating costing are the methods of costing, but marginal costing is a technique of costing. Okay now let's see second actually costing technique, actually absorption costing. ओके एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या रहता है एक्चुअली, दोनों कॉस्ट एक्चुअली कंसिडर किया जाता है. मतलब फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये दोनों कॉस्ट कंसिडर किया जाएगा एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में. लेकिन आप मार्जिनल कॉस्ट कभी देखोगे, in marginal costing only variable cost is considered for making decision, okay, for calculation of stocks. Okay but in absorption costing both the cost are considered, that means fixed cost as well as variable cost. okay तो हम दोनों एक्चुअली जो टेक्निक्स है उसमें हम डिफरेंस हम देखेंगे. ओके क्या डिफरेंस है एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में. ओके तो देखिए इन मार्जिनल कॉस्टिंग you will only consider variable cost, okay, for calculating the product cost, and in absorption costing you will consider both the cost, that means fixed cost and the variable cost for the calculation of product cost. In marginal costing you will consider only variable cost for the calculation of closing stock. In absorption costing you will consider the total cost, means fixed cost as well as variable cost. And third distinction is that in marginal costing you will find less profit because fixed cost is not considered for the calculation of closing stock. ओके लेकिन ये सिचुएशन हर बार सेम नहीं रहेगा. मतलब लेस प्रॉफिट आएगा ऐसे हर बार नहीं रहेगा, बिकॉज इफ यू हैव मोर क्लोजिंग स्टॉक एट दैट टाइम यू विल फाइंड मोर प्रॉफिट इन मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जब ज़्यादा रहेगा तो आपको एक्चुअली लेस प्रॉफिट एक्चुअली फाइंड आउट होगा इन मार्जिनल कॉस्टिंग. Okay and in absorption costing you will find more profit because in closing stock you will you find out the closing stock by using the both actually fixed cost and the variable cost. Okay that's why you will find more profit in absorption costing and less profit in marginal costing. Okay next distinction, in absorption costing costs are classified by using functional basis. Functional basis means manufacturing expenses, factory expenses, administrative expenses, office expenses, research and development expenses, selling expenses. On that basis you will categorize the expenses in absorption costing. But in marginal costing you use the behavior basis, means fixed expenses, variable expenses, semi fixed expenses. okay तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम बिहेवियर बेसिस कंसिडर करेंगे एंड एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फंक्शनल बेसिस यूज करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के लिए. ओके नेक्स्ट डिस्टिंक्शन है, इट डज नॉट डिस्क्लोज द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप. ओके एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में आप CVP रिलेशनशिप नहीं आप दिखा सकते, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली उसी के लिए हम यूज़ करते हैं कि CVP रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए मोस्टली आप मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं. ओके सो इन मार्जिनल कॉस्टिंग इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ CVP रिलेशनशिप इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. ओके नेक्स्ट डिस्टिंक्शन क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके इन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. मतलब उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में दोनों कॉस्ट आएंगे, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट. okay but in marginal costing
प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ओके, प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए कंट्रीब्यूशन हम पहले फाइंड आउट करके ले लेंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और कंट्रीब्यूशन में से हम जब फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअली फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, इन एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग देयर इज अ चांसेस ऑफ ओवर एंड अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में वैसे नहीं हो सकता, ओवर एंड अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट नहीं आएगा वहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो ये है बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन द एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, सो हम अभी फोकस करेंगे पूरा एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग पे। ओके, हम पूरा अभी फोकस करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग पे कि व्हाट इज द मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। वही तो देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है एक्चुअली, फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट ये डिफरेंशिएट किया जाता है, एंड मोर फोकस ऑन वेरिएबल कॉस्ट मीन मार्जिनल कॉस्ट पे मोर फोकस किया जाता है पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओके, पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट पे एक्चुअली पूरा फोकस करता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ओनली वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, प्रोडक्ट का कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम नॉर्मली एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं और उसी प्रोडक्ट कॉस्ट पे हम डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट सेम चीज़ है कि आप जो क्लोजिंग स्टॉक जो फाइंड आउट करते हैं, नहीं तो जो स्टॉक जो फाइंड आउट करते हैं मतलब फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का, उस वो कॉस्ट जो फाइंड आउट करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट बेसिस रहता है, उसमें फिक्स कॉस्ट इंक्लूड नहीं रहता है। ओके, नेक्स्ट है हम एक मार्जिनल कॉस्टिंग में कुछ हम बेसिक एक्चुअली कंसेप्ट है कंट्रीब्यूशन। ओके, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है, जो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट जो हमारा बैलेंस रहता है उसको हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन। ओके, ये एक्चुअली इसका एक्चुअली पॉइंट दिया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट डू नॉट फाइंड प्लेस इन प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, प्रोडक्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट नहीं कंसीडर किया जाता प्रोडक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करते में। प्राइस आर बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। ओके, दिस टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट रिकॉर्डिंग एंड कॉस्ट रिपोर्टिंग। ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द वेरियस प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट मतलब कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक्चुअली फाइनल प्रॉफिट नहीं है। ओके, प्रॉफिट फाइनल फाइंड आउट करने के लिए हम कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो हमारा फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन कोई भी डिसीजन लेते समय हम प्रॉफिटेबल वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है वो फाइंड आउट करने के लिए हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन हम देखते हैं और कंट्रीब्यूशन मार्जिन के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। ओके, तो इसकी वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ओके, तो ये है फीचर्स ऑफ एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, एक्चुअली फर्स्ट हम थोड़ा बहुत एक्चुअली थियोरिटिकल जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उसमें कौन से फॉर्मूलाज यूज होंगे, कौन से एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में हम यूज करके डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो वो एक्चुअली हम देखेंगे। पहले हम थोड़ा बहुत एक्चुअली अभी एडवांटेजेस और सम डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे और उसके बाद में हम फॉर्मूला देखने जाएंगे। ओके, तो देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम are the easier to use than absorption costing system since they do not have deal with the overhead apportionment and recovery of overhead। ये एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली हम खाली मार्जिनल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, वहाँ पर एक्चुअली ओवर एंड अंडर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड नहीं आता है, यहाँ पर रिकवरी ऑफ ओवरहेड एक्चुअली फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं रहती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग रिलेटिवली ईजियर है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्चुअली अभी ट्रेडिशनल टर्म हो गया, अभी नॉर्मली एक्चुअली मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन में मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स एक्चुअली यूज किया जाता है वेरियस फॉर मेकिंग द वेरियस डिसीजंस। ओके, नेक्स्ट एक्चुअली ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, नेक्स्ट देखिए जजमेंट कुछ एक्चुअली डिसीजन लेते समय ये मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से बहुत एक्चुअली इंपॉर्टेंट एक्चुअली टेक्निक है। प्रॉफिट फोरकास्टिंग के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली टेक्निक यूज कर सकते हैं। हम वहां पर एक्चुअली प्रॉफिट फोरकास्टिंग के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग हम यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट, कभी बहुत सारे कभी प्रोडक्ट्स रहेंगे, मतलब 2-4 कभी प्रोडक्ट रहेंगे, तो हर एक प्रोडक्ट का एक्चुअली इंडिविजुअल प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन हम निकाल के एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के यूज़ करके। अभी बहुत सारे डिसीजंस एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिस लिए जाते हैं, तो डिसीजन में कौन से डिसीजन लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक्चुअली डिसीजन में मेक और बाय डिसीजन रहेगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन ऑर्डर। मेक और बाय डिसीजन मतलब हम प्रोडक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन में परचेस, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूस करे या बाहर से परचेस करे, ये डिसीजन एक्चुअली हम ले सकते हैं। एक्सेप्ट और रिजेक्ट एन ऑर्डर, हम परचेस ऑर्डर हमारा हमको एक्चुअली मिला है, लेकिन वो ऑर्डर हमें एक्सेप्ट करने का है या रिजेक्ट करने का है, ये भी डिसीजन हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस अंडर वेरियस सिनेरियो, मतलब सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए भी हम मार्जिनल कॉस्टिंग हम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ओके, कभी हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर आया है, कभी हमारा एक्चुअली कॉम्पिटिटिव कभी प्रोडक्ट रहेगा, तो हम मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम प्राइस हम डिसाइड करके हम वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो हम डिसीजन ले सकते हैं, कभी मार्केट में कभी ज़्यादा कंपटीशन है तो हम मिनिमम जो हमारे लिए कॉस्ट रहेगा, जो मार्जिनल कॉस्ट रहेगा, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेकर हम सेलिंग प्राइस हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन में हमारा सेलिंग प्राइस अलग अलग हो सकता है। ओके, कभी हम एक्सपोर्ट हमें करने का है, तो एक्सपोर्ट सेल के टाइम पे हमें एक्चुअली मिनिमम कॉस्ट रखना पड़ेगा, मिनिमम सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा, तो वो डिसाइड करने के लिए हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स एक्चुअली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सब्सटीट्यूटिंग वन प्रोडक्ट फॉर अनदर, मतलब कौन सा प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हमें ज़्यादा सेल करना चाहिए, ये डिसीजन भी हमें मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिस से हम ले सकते हैं एक्चुअली। कभी लिमिटिंग फैक्टर रहेगा, मतलब कभी कोई एक चीज़ रहेगा वो कभी हमारे पास कभी कम रहेगा, लेबर कम है, नहीं तो मटेरियल कम है, तो कभी एक चीज़ कम रहने से एक्चुअली हमको एक्चुअली प्रोडक्शन, कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए, ये भी डिसीजन हम मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से ले सकते हैं। Okay, getting the most out of your labor and machine hour, alternative options are एसेस, मतलब एक्चुअली आपके पास कभी लेबर कम है, मशीन आवर्स कम है, मटेरियल कम है, तो आप एक्चुअली डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ये भी डिसीजन एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिस से आप ले सकते हैं, टेक्निक से आप ले सकते हैं। एक्सपेंडिंग और नॉट एक्सपेंडिंग द बिजनेस, मतलब आप बिजनेस को कब ग्रो करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट को आपको ज़्यादा एक्चुअली सेल करना चाहिए, ये भी डिसीजन हम मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिस से हम ले सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, ओके, हम एडिशनल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें या ना करें, इसके बारे में भी हम डिसीजन ले सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिस से। वो प्रोडक्ट का हम कंपेयर करेंगे हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से, और कभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कभी बेटर प्रॉफिट दे रहा है, बेटर मार्जिन दे रहा है, बेटर कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रहा है, तो हम एक्चुअली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम न्यू प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हमारा बिजनेस। ओके, तो ये भी डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट, शटिंग डाउन और नॉट शटिंग डाउन। Okay, many time you will find that if you have 4 to 5 product and one of the product is making losses every year, at that time you will have to take a decision to shut down that product or not. Okay, for that also you can use the marginal costing technique, because sometimes shutting down that product also makes some cost actually, and we can't avoid that cost. At that time we can use this technique to take a proper decision, okay, which will be beneficial for the business. ओके, तो इस तरह से एक्चुअली डिसीजन हम ले सकते हैं, वेरियस डिसीजन हम ले सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से। ओके, तो इस तरह से एक्चुअली हम और ये नेक्स्ट एक्चुअली एडवांटेजेस है कि ये मोर रियलिस्टिक एंड कंसिस्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट जो है उस पर डिसीजन लिया जाता है इसकी वजह से। ओके, क्योंकि फिक्स कॉस्ट ये अनअवॉइड है, मतलब फिक्स कॉस्ट है वो एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में कंसिडर नहीं किया जाता है, तो इसकी वजह से वो जो मार्जिनल कॉस्ट बेसिस जो डिसीजन लिया जाता है वो ज़्यादा एक्चुअली रियलिस्टिक रहता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट समटाइम्स एक्चुअली अनअवॉइडेबल रहती है, तो वो जो कॉस्ट है वो हम अदर प्रोडक्ट से हम रिकवर कर सकते हैं। तो समटाइम्स हम जो डिसीजंस लेते हैं ना वो रियलिस्टिक रहते हैं, कंसिस्टेंट डिसीजन हम ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, नेक्स्ट एडवांटेजेस है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इज मोर मीनिंगफुल। ओके, हम जब मैनेजमेंट को जब हम रिपोर्ट जब प्रेजेंट करेंगे ना, तो एक्चुअली वो प्रॉपर तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक से। ओके, अभी देखते हैं डिसएडवांटेजेस हम देखेंगे, लिमिटेशंस हम देखेंगे। डिफिकल्टी इन एनालाइजिंग
ऑफ ओवरहेड, मतलब जो ओवरहेड्स यहाँ पर हम बेसिकली हम कहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू एक्चुअली बाइफरकेट दैट फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड. Okay, sometimes it is actually very difficult to segregate that expenses into fixed and variable expenses or fixed and variable overhead. Okay, that is for one advantage, disadvantages of the actually marginal costing. Next, inappropriate basis of pricing decision. Actually it is not every time inappropriate, but sometimes if you uh, in the long run, if you avoid to take decision on the basis of total cost, it will be it will make a loss to the organization, because fixed cost is also important actually cost. You will have to take a decision on the basis of fixed cost also, but in marginal costing only variable cost is considered for taking the decision. Okay, marginal costing technique is suitable in the short run, it is not suitable in the long run. Every time you can't take a decision on the basis of only marginal cost, you will have to consider fixed cost also. Okay, that's why it is mentioned here that it is inappropriate basis for making pricing decision. Okay, but in a in a short run, in a short time it is actually very advantageous for taking decision on the basis of marginal costing. Undervaluation of inventory. Okay, and this is actually next disadvantage or limitations you can say. Marginal costing, in marginal costing closing stock or stocks are find out by using only variable cost. Fixed cost is not considered for calculating the inventory or stock. Okay, that's why you will find the lower value of stock. Okay, next, not suitable in long run. Okay, I told you that every time you can't actually use these marginal costing techniques. You can use these marginal costing techniques in short period for the short decision. For the every time you can't use these marginal costing techniques. Okay, within the restricted spectrum of activity, this premise is partially correct. Changes in pricing due to the scarcity of labor, material, trade discount for the bulk purchase, and changes in mains productivity amongst other factors will affect the marginal cost per unit. Okay, तो ये कुछ चीज़ है कि लॉन्ग रन में आप एक्चुअली ये डिसीजन हर टाइम आप मार्जिनल कॉस्ट बेसिस से नहीं ले सकते. आपको शॉर्ट रन में नहीं तो शॉर्ट पीरियड के लिए एक आधा ऑर्डर रहेगा, वो डिसीजन लेने के लिए आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर टाइम आप मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते. नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द टैक्स पर्पज़. ओके, क्योंकि टैक्स पर्पज़ के लिए ये मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक सुटेबल नहीं है. वहाँ पर इन्वेंटरी जो का वैल्यू आता है वो लोअर वैल्यू रहता है, वो विच इज़ नॉट एक्चुअली एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स लॉ. ओके, नेक्स्ट, लेस इफेक्टिव इन कैपिटल इंसेंटिव्स इंडस्ट्री. जहाँ पर ज़्यादा फिक्स कॉस्ट रहेगी उस इंडस्ट्री में ये मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स एक्चुअली यूज़फुल नहीं होगी. ओके, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स हमें अवॉइड करनी पड़ेगी जहाँ पर कैपिटल इंसेंटिव्स इंटेंसिव इंडस्ट्री रहेगी वहाँ पर. ओके, इग्नोर फिक्स कॉस्ट. ये तो लास्ट एक्चुअली हमें पहले से हम बोल रहे हैं कि इन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक्स वी आर इग्नोरिंग द फिक्स कॉस्ट फॉर टेकिंग डिसीजन एंड ऑल्सो फाइंडिंग आउट द प्रोडक्ट कॉस्ट एंड ऑल्सो कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग स्टॉक. ओके, तो देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली प्रैक्टिकल की ओर हम अभी बढ़ रहे हैं कि हम ये थोड़ा बहुत हमने थेरियोटिकल हम पॉइंट देख लिया. अभी देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट, प्रैक्टिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे मार्जिनल को. ये है मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट. ओके, हमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करने से पहले हम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे. स्टेटमेंट क्या है देखिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू हम फाइंड आउट करेंगे कंट्रीब्यूशन. ओके, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट. ओके, ये हम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे. उसमें हम नॉर्मली हम टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट ये दो भाग में हम डिवाइड करेंगे. पर यूनिट से भी फाइंड आउट करेंगे एंड टोटल कॉस्ट में भी हम नॉर्मली फाइंड आउट करेंगे. ये स्टेटमेंट हम मैक्सिमम टाइम हम मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम प्रिपेयर करेंगे. ओके, अभी देखिए नेक्स्ट हम टर्म्स एक्चुअली डिस्कस करेंगे कंट्रीब्यूशन. ओके, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर द वेरिएबल कॉस्ट. ओके, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आएगा. ओके, ये
ये कुछ फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के, उसमें से अभी यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैंने रेट जो फॉर्मूला जो मेंशन किया हुआ है ना, वो फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम हम यूज़ करेंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये एक फॉर्मूला हम मैक्सिमम टाइम हम यूज़ करेंगे। और दूसरा एक कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है सेल्स इंटू पीवी रेशो। अभी पीवी रेशो क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो हम यूज़ करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। और देखिए कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये देखिए ये स्टेटमेंट में भी वही है एक्चुअली, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एंड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू आल्सो कंट्रीब्यूशन। ओके, ये दो फॉर्मूला है। और नेक्स्ट एक फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशो। ये तीन फॉर्मूला हम यूज करेंगे कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। और भी फॉर्मूला एक्चुअली आएंगे कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो देखिए हम ये मैक्सिमम टाइम हम यूज करते हैं फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला हम मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम टाइम हम यूज करेंगे, जो रेड में लिखा हुआ है वो। ओके, तो अब ये जो फॉर्मूलाज है वो नोट डाउन करके लो। ओके, इस फॉर्मूला में फॉर्मूला आएंगे तो ही हम एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट है ना, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज़ करने का है, ये भी आपको एक्चुअली ध्यान देकर एक्चुअली यूज़ करने का है। ओके, हर टाइम आपको कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सेम फॉर्मूला नहीं यूज होगा। ओके, यू विल हैव टू डिसाइड विच फॉर्मूला यू विल हैव टू यूज फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको तीन फॉर्मूला है, तो तीन में से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको एक्चुअली प्रॉब्लम से आपका डिसीजन ले सकते हैं हम। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ओके, मैक्सिमम हमारे जो डिसीजंस रहते हैं ना, ये मार्जिनल कॉस्टिंग में ये हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो पे ले लेंगे। ओके, और इसको पीवी रेशो भी बोलते हैं एक्चुअली, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से भी यूज करेंगे पीवी रेशो। ओके, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। और ये परसेंटेज में हम फाइंड आउट करेंगे। ये फॉर्मूला देखिए इंटू 100 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो परसेंट में फाइंड आउट होगा। ओके, तो पीवी रेशो के इतने सारे एक्चुअली फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन जो फर्स्ट दो फॉर्मूले है ये हम मैक्सिमम टाइम पे हम यूज़ करेंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम से हम ये दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। ओके, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। अभी इसको पीवी रेशो के और भी एक एक्चुअली नाम है एक्चुअली, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो। ओके, ये कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन है ये फाइंड आउट करने का काम करता है पीवी रेशो, कितना परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन है ये फाइंड आउट करने का हम काम करता है पीवी रेशो। ओके, और कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो पोर्शन रहेगा वो हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा। ओके, तो पीवी रेशो क्या करता है, टोटल सेल्स में कितना कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है वो फाइंड आउट करने का काम पीवी रेशो करता है। ओके, ये एक फॉर्मूला हमने देखा। और दूसरा एक फॉर्मूला है पीवी रेशो फाइंड आउट करने का, ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला है। ये सेकंड वाला फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। क्या फॉर्मूला है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100। जब हमें 2 पीरियड का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते तो उस टाइम पे ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। ओके, अदर फॉर्मूला भी है अभी पीवी रेशो फाइंड आउट करने के। ये देखिए यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन के यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा हुआ है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक्चुअली सेम है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। नेक्स्ट फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, ये देखो कंट्रीब्यूशन का और एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, कंट्रीब्यूशन का यहाँ पर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स। ओके, तो ये सेम ही फॉर्मूला है, लेकिन उसका एक्चुअली हर टाइम पे हम ये एक ही फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, तो अलग अलग सिचुएशंस रहेंगे, तो ये अलग अलग फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो का एक फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ओके, ओके, तो ये एक फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट देखिए पीवी रेशो का नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है पीवी रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100। ओके, यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एक्चुअली ब्रेक इवन पॉइंट से जो ज़्यादा सेल्स होता है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारा नेक्स्ट टर्म है, तो वहाँ पर हमारा ये एक्चुअली फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। पीवी रेशो इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100, तो हमारा पीवी रेशो निकल के आ जाएगा। ओके, तो ये पीवी रेशो फाइंड आउट का वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर्मूलाज है। तो ये दो फॉर्मूला फर्स्ट हम मोस्टली यूज करेंगे, लेकिन आप सभी फॉर्मूला एक्चुअली नोट डाउन करके लो। ओके, सभी फॉर्मूला का आपको प्रिपरेशन करने का है। ओके, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्रेक इवन पॉइंट। एक्चुअली ऑलरेडी आपको मालूम है व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मींस एट द ब्रेक इवन पॉइंट यू विल फाइंड नो प्रॉफिट और नो लॉस। ओके, तो वहां पर प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, नील रहेगा, मतलब
जितना हमारा कॉस्ट रहेगा उतना ही हमारा रेवेन्यू रहेगा, वो पॉइंट मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो वहां पर प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट रहेगा। लेकिन फॉर इन मार्जिनल कॉस्टिंग हम जहां पर हम फिक्स कॉस्ट रिकवर करते हैं, जहां पर हम फिक्स कॉस्ट रिकवर करते हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जहां पर हम फिक्स कॉस्ट रिकवर करेंगे वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, एट दिस स्टेज कंट्रीब्यूशन इज जस्ट सफिशिएंट टू एब्सॉर्ब द फिक्स कॉस्ट। मतलब जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट रहेगा, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे। मतलब ये जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट का स्टेटमेंट है वहां पर देखिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन है ना वो फिक्स कॉस्ट इतना रहेगा तो हमारा प्रॉफिट नील रहेगा। समझो कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपीज है और फिक्स कॉस्ट भी 1 लाख रुपीज है, तो हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा, नील रहेगा। तो ये जो हमारा 1 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन होने के लिए हमें जितना सेल करना पड़ेगा वो हमारा ब्रेक इवन सेल्स रहेगा। ओके, आपको क्या करना पड़े, जब आपके सेल्स जब 5 लाख रुपीज के होते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपीज का आता है और फिक्स कॉस्ट भी हमारे 1 लाख रुपीज का, तो हमारा प्रॉफिट नील हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमारे 5 लाख रुपीज जो है वो हमारे ब्रेक इवन सेल्स रहेंगे। ओके, वो हमारे सेल्स क्या रहेंगे, ब्रेक इवन सेल्स हम उसको बोलेंगे। ओके, अभी ब्रेक इवन सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के एक्चुअली अलग अलग एक्चुअली फॉर्मूला है। ये देखिए यहाँ पर एक्चुअली कितने फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। ओके, तो हम इसमें से 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। हम एक तो रुपीज में हम फाइंड आउट कर सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, और दूसरा हम ब्रेक इवन पॉइंट हम यूनिट्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट हम रुपीज में भी फाइंड आउट करेंगे और ब्रेक इवन पॉइंट हम रुपीज में भी फाइंड आउट, यूनिट्स में भी फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट रुपीज में फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ओके, रुपीज में फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ये हमारा फॉर्मूला हम यूज करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। और ब्रेक इवन पॉइंट को आप ब्रेक इवन सेल्स भी बोल सकते हो, बीईपी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, इसको बीईपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। तो इस टाइम पे हमें फिक्स कॉस्ट हमारा रिकवर हो जाएगा। ओके, वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। ओके, अभी ब्रेक इवन पॉइंट से कभी आप ज्यादा सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा, ब्रेक इवन पॉइंट से आप कम सेल करोगे तो आपको लॉस होने लगेगा। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि इस सिचुएशन को आपको प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है। आप उससे कभी ज्यादा सेल करोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और उससे कभी आप कम सेल करोगे तो आपको लॉस होगा। ओके, तो ब्रेक इवन पॉइंट जो पॉइंट है वहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। ओके, अभी नेक्स्ट कभी यूनिट्स में आपको फाइंड आउट करने का तो आपको क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं यूनिट्स में, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए। और भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट आपको कभी रुपीज में मालूम है तो डिवाइड बाय ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये फॉर्मूला यूज करके ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अभी ब्रेक इवन पॉइंट परसेंट में फाइंड आउट करने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर एक्चुअली 2-3 फॉर्मूला एक्चुअली दिया हुआ है ब्रेक इवन पॉइंट परसेंट में फाइंड आउट करने के लिए। तो परसेंट में फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला ये दिया हुआ है इंटू 100 करेंगे तो परसेंट में आपको फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन इंटू 100। नेक्स्ट बीईपी इन वैल्यू मींस रुपीज डिवाइड बाय टोटल सेल्स इन रुपीज इंटू 100। ये सेकंड फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट बीईपी इन यूनिट्स टोटल सेल्स इन यूनिट इंटू 100, बीईपी इन यूनिट डिवाइड बाय टोटल सेल्स इन यूनिट डिवाइड बाय इंटू 100। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो परसेंट में, बीईपी इन परसेंट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, मतलब समझो 100% हमारे सेल रहेंगे तो उसमें 1 लाख रुपीज के सेल से 60,000 का ब्रेक इवन सेल से, तो आप परसेंट में फाइंड आउट करने के लिए 60 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो 60% हमारे ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, ब्रेक इवन सेल्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट ब्रेक इवन फाइंड आउट करने के लिए और फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज फाइंड आउट करने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला यूज करके हम रुपीज में फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज टोटल सेल्स माइनस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए अभी आपने डिस्कस किया था ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ओके, तो इस तरह से ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से फॉर्मूला, तो ये 2 फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इन रुपीज एंड इन यूनिट्स फाइंड आउट करने के लिए। ओके, और कैश ब्रेक इवन पॉइंट ये अलग एक्चुअली कंसेप्ट है। कैश ब्रेक इवन पॉइंट मतलब इसमें जो कॉस्ट जो हम कंसीडर करेंगे फिक्स कॉस्ट, वो कैश फिक्स कॉस्ट कंसीडर करेंगे। उससे हम डेप्रिसिएशन वगैरह जो ऐसी फिक्स कॉस्ट है कि जो
कैश फिक्स कॉस्ट नहीं है वो हम रिमूव कर देंगे, रिमेनिंग फिक्स कॉस्ट जो है कैश फिक्स कॉस्ट है वो हम कंसिडर करेंगे और उसके हिसाब से जो हम ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे उसको बोलेंगे कैश ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, तो सेम फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर कैश वर्ड ऐड कर दिया है, कैश फिक्स कॉस्ट कर दिया है। ओके, तो फॉर्मूला एक्चुअली सेम है, यहाँ पर खाली कैश फिक्स कॉस्ट यूज करेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं यूज करेंगे। ओके, तो ये है कंसेप्ट ब्रेक इवन पॉइंट। ये फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फर्स्ट दो फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अभी ये जो ब्रेक इवन पॉइंट जब फाइंड आउट करते हैं तो कुछ एजम्पशंस है, कभी आपको ब्रेक इवन पॉइंट पे कभी थ्योरी में कभी क्वेश्चंस आ गया तो ये एजम्पशंस आपको लिखने पड़ेंगे। एक्चुअली एजम्पशंस क्या क्या है, तो फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा, सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ओके, सेग्रीगेट करके आप ब्रेक इवन एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम चाहिए, मतलब जो करंट पीरियड का जो हम पीरियड हमने डिसाइड किया है, जिस पीरियड का हम ब्रेक इवन एनालिसिस कर रहे हैं उस पीरियड का फिक्स कॉस्ट सेम रहना चाहिए, वहाँ पर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए फिक्स कॉस्ट में। ओके, तो फिक्स कॉस्ट एंटायर वॉल्यूम के लिए सेम रहना चाहिए, एंटायर जो हमने पीरियड डिसाइड किया वो पीरियड के लिए भी सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट ना सेम रहना चाहिए, पर यूनिट सेम रहना चाहिए। ओके, और आउटपुट जैसे इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट टोटल में हमारा इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए। ओके, ये वेरिएबल कॉस्ट हमारा पर यूनिट सेम रहना चाहिए और आउटपुट के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए। मतलब कभी पर यूनिट कभी आपका सेम रहेगा, आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा तो हमारे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। आउटपुट कभी हमारा डिक्रीज हो गया है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट सेम रहनी चाहिए। ओके, सेलिंग प्राइस सेम रहनी चाहिए। सफिशिएंट मार्केट अवेलेबल रहना चाहिए कि जितना हम प्रोडक्शन करेंगे उतना सेल होने के लिए, जितना आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे उतना सेल होने के लिए एक्चुअली मार्केट अवेलेबल रहना चाहिए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट रहेगी वो हम सेग्रीगेट करेंगे फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट में। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन और अदर मेथड्स रहेंगे वो हमारे सेम रहने चाहिए, उसमें हमने चेंजेस कभी कर दिया तो हमारे एक्चुअली फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन मेथड्स हमारा सेम रहना चाहिए। ऑपरेटिंग इफिशियंसी भी हमारी सेम रहनी चाहिए। ओके, तो ऑपरेटिंग इफिशियंसी भी सेम रहनी चाहिए। देयर विल नो चेंज इन प्राइसिंग पॉलिसी, मतलब अब सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ये चेंज नहीं होनी चाहिए। ओके, तो प्राइसिंग पॉलिसी भी हमें सेम रहनी चाहिए। तो इस तरह से एक्चुअली कुछ एजम्पशंस है ब्रेक इवन एनालिसिस, एक्चुअली म्हणजे ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, ब्रेक इवन एनालिसिस करने के लिए ये हमारे एजम्पशंस हम यूज करेंगे। एजम्पशंस हमारे हैं, ये एजम्पशंस रहेंगे तो ये हमारा जो ब्रेक इवन एनालिसिस रहेगा वो सक्सेसफुल रहेगा। ओके, ये ब्रेक इवन चार्ट है। ओके, जस्ट आई वांट टू एक्चुअली शो यू, यहाँ पर ये जो है ना ये सेल्स लाइन है, ये देखिए ये सेल्स लाइन है, ये टोटल कॉस्ट लाइन है। ओके, तो टोटल कॉस्ट के जो ये जो ऊपर वाला जो फंक्शन है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये प्रॉफिट पोर्शन है, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये जो एंगल क्रिएट होता है ना उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ओके, और ये जो नीचे ये देखिए टोटल कॉस्ट से नीचे सेल्स है तो ये लॉस एरिया है। ओके, यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है, कभी इतने कभी आप सेल करोगे, इतने कभी आप कभी सेल करोगे, ये पॉइंट को कभी आप सेल कर, ये पॉइंट को कभी आप सेल करोगे तो आपको लॉस होने वाला है, ये पॉइंट को आप सेल करने वाले हैं तो आपको लॉस होने वाला है। मतलब इतना आप यूनिट कभी सेल करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको लॉस होने वाला है, लेकिन इससे ज़्यादा आप यूनिट जब सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होने लगेगा। मतलब ये जो है हमारा ये ब्रेक इवन, ये यहाँ पर ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ओके, इतने यूनिट्स हम जब सेल करेंगे, इतने यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे, तभी हम यहाँ पर एक्चुअली नो प्रॉफिट नो लॉस होने वाला है। ओके, ये फिक्स कॉस्ट है हमारी, ये जो ऑलरेडी हमारा एजम्पशन क्या है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स। ओके, एंड वेरिएबल कॉस्ट हमारे आउटपुट के हिसाब से हमारी चेंजेस होनी चाहिए। तो ये जो पोर्शन है ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है, ये पूरा जो पोर्शन है ये वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन है, ये पोर्शन है फिक्स कॉस्ट का पोर्शन है। ओके, तो ये एक्चुअली ब्रेक इवन चार्ट है। ओके, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल यहाँ पर जो क्रिएट हो रहा है ना तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ओके, ये जो एंगल हो रहा है यहाँ पर क्रिएट उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो ये है एक्चुअली है ब्रेक इवन चार्ट है। नेक्स्ट टर्म है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स सेल्स ओवर द ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल से जो ज्यादा सेल होने वाला है उसको हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, मतलब समझो 1 लाख रुपीज का सेल से 60,000 को ब्रेक इवन सेल्स हो रहा है तो रिमेनिंग जो 1 लाख माइनस 60,000 जो आएगा 40,000 रुपीज, ये हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब सेल्स अबव द ब्रेक इवन सेल्स उसको हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो फॉर्मूला भी वैसे ही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स।
ओके फॉर्मूला भी वैसा ही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल, ये रुपीज में हम फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। सेकंड फॉर्मूला भी है, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट के लिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। और ये सेम फॉर्मूला हमने पीवी रेशो फाइंड आउट करने के लिए भी यूज किया था। ये पीवी रेशो यहाँ पर ले लिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर आ गया, तो पीवी रेशो का फॉर्मूला हमने लिख दिया था स्टार्टिंग में, प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए ये देखिए प्रॉफिट डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहाँ पर ले लिया, पर पीवी रेशो यहाँ पर ले लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्रिएट हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशो। ओके, तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला एक्चुअली पीवी मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करने के लिए दो में से कौन सा भी, नॉर्मली ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं हम फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कभी हमारा प्रॉब्लम में कभी ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्रॉफिट और पीवी रेशो दिया हुआ है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए ये हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज फाइंड आउट करने के लिए अलग फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज फाइंड आउट हो जाएगा। ये सेकंड फॉर्मूला भी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। नेक्स्ट और एक फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, ये परसेंट में निकालने के लिए फॉर्मूला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंट निकालने के लिए। लेकिन मोस्टली हम ये फर्स्ट वाले जो दो फॉर्मूला है ना, ये दो फॉर्मूला मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में हम यूज करेंगे। ओके, ये अदर फॉर्मूला है, इसमें अदर फॉर्मूला, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैक्सिमम प्रॉब्लम में आपको ये पूछेंगे रिक्वायर्ड सेल्स, मतलब प्रॉफिट की अमाउंट आपको दे देंगे और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, रिक्वायर्ड सेल का फॉर्मूला, रिक्वायर्ड सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमें अर्न करने का है वो प्रॉफिट हम फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय पीवी रेशो। ओके, तो ये फॉर्मूला हम यूज करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिक्वायर्ड सेल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये अदर फॉर्मूलाज भी है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये अदर एक्चुअली फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम कहाँ पर यूज भी कर सकते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए और एक फॉर्मूला, ये देखो ये फॉर्मूला को एक्चुअली कन्वर्ट कर दिया है, नहीं ये वाले फार्मूला को एक्चुअली कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय पीवी रेशो। ओके, प्रॉफिट इज इक्वल टू पीवी रेशो डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के लिए और एक फॉर्मूला है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, वहां पर एक्चुअली वो भी लिखा हुआ था, चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, और एक फॉर्मूला चेंज इन कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये भी यूज कर सकते हैं। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए और एक फॉर्मूला है, ओके, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशो। ओके, पीवी रेशो के लिए और एक फॉर्मूला है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय ब्रेक इवन सेल्स इनटू 100, इसके हिसाब से आप पीवी रेशो निकाल सकते हो। प्रॉफिट निकालने के लिए और एक फॉर्मूला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, लेकिन ये एडिशनल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो रेड में लिखा हुआ फॉर्मूला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आगे का एक्चुअली चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में मतलब हम थोड़ा एक्चुअली एक दो प्रॉब्लम ये बेसिक कंसेप्ट पे ले लेंगे और उसके बाद में हम ये चार्ट डिस्कस करेंगे एक्चुअली। ओके, इस चार्ट पे कुछ मतलब कुछ लॉजिक वहाँ पर यूज़ हुआ है, वो लॉजिक हम देखेंगे। ओके, उसके पहले हम थोड़ा बहुत एक्चुअली अदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, एक दो प्रॉब्लम्स हम ले लेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, थ्योरेटिकल नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके।